हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के बेहद करीब मौजूद है आतंक का अड्डा। जी हां, ऑस्ट्रिया में जयशंकर जी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को धोया। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे जयशंकर जी ने चीन के साथ समस्या को बताया कड़ी चुनौती। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में भी होगा तालिबान का राज। टीटीपी ने पाकिस्तान में अपनी नई कैबिनेट का किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। और साथ ही बताएंगे जहां तवांग में चीन से झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह जी जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। जी हां, साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां दिल्ली कंजावाला घटना को लेकर अमित शाह जी का बहुत बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं अपना भारत देश, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी दोस्तों और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के बेहद करीब मौजूद है आतंक का अड्डा। ऑस्ट्रिया में जमकर जयशंकर जी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को धोया। जी हां, पाकिस्तान का हवाला देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को कहा कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को किसी एक क्षेत्र के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब वो मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अन्य स्वरूपों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति पर उनके बीच खुली और सार्थक चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि बहुत हद तक दोनों देशों के रुख समान हैं, हालांकि हम अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं और हमारी कुछ बाध्यताएं हैं। जयशंकर जी ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण शांति और सुरक्षा के लिए होने वाले खतरों पर बातचीत की। इसमें हिंसक चरमपंथ और कट्टरपंथ द्वारा सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रभावों को एक क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब वे मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अन्य स्वरूपों से गहराई से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पर जयशंकर जी का करारा वार करते हुए उन्होंने क्या कहा दोस्तों आपको बता दें। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बगैर कहा, चूंकि आतंकवाद का केंद्र भारत के इतना करीब स्थित है कि स्वाभाविक रूप से हमारे अनुभव और अंतर्दृष्टि अन्य के लिए उपयोगी है। जयशंकर जी दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहाँ पहुंचे हैं दोस्तों, और यूक्रेन में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताते हुए भी जयशंकर जी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। युद्ध की शुरुआत से ही नई दिल्ली की कोशिश यही रही है कि मॉस्को तथा कीव कूटनीति और संवाद के माध्यमों की ओर लौटे, क्योंकि मतभेदों को हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी जयशंकर जी के बातों का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने जो कहा वो बेहतर कहा है। और आप लोग दोस्तों पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद को अपने देश से मिटाएगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। और दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर किसी को पाकिस्तान की आतंकवाद वाली नीति का पता लग सके। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पाकिस्तान में भी होगा तालिबान राज। जी हाँ, टीटीपी ने पाकिस्तान में अपनी नई कैबिनेट का किया बहुत बड़ा ऐलान। बता दे, आतंकवाद को बढ़ावा देने व आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद इसका शिकार बन रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, उसने रविवार को देश में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों टीटीपी ने कुछ नई नियुक्तियों की घोषणा की है, जिनको रक्षा, न्याय, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाली अथॉरिटीज, निर्माण और खुफिया विभाग जैसे मंत्रालयों में बांटा गया है। कुख्यात आतंकवादी संगठन की ये नियुक्तियां सुनने में बिल्कुल किसी नई सरकार के गठन जैसा है। जानकार लोग इसे तालिबान के अफगानिस्तान कब्जे से जोड़कर भी देख रहे हैं। जी हाँ, टीटीपी के बनाए रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व मुफ्ती मुजाहिम के हाथ में है। मुफ्ती मुजाहिम अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। ये मंत्रालय 2 जोन में बटा हुआ है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ। इसमें पेशावर, मलकंद, मर्दन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और झोप जैसे इलाके शामिल है। और एक स्पेशल इस्तिशादी फोर्स भी इस मंत्रालय का हिस्सा है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स का एक पूरा बेड़ा शामिल है। यानी कि दोस्तों टीटीपी ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को कब्जाने की कसम खा ली है दोस्तों, और कह दिया है कि पाकिस्तान में भी होगा तालिबान का राज। और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सरकार की घोषणा की है, अपने नई कैबिनेट की घोषणा की। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला है दोस्तों, आज वही आतंकवाद उसके लिए भारी
पड़ रहा है दोस्तों। अब ऐसे में पाकिस्तान को भारत की याद जरूर आएगी कि भारत ने बार बार उसको कहा था कि आतंकवाद को पालना सांप को पालने जैसा है, जो एक दिन खुद पालने वाले को ही काट लेगा, और वही होता नजर आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी भारत की इन बातों से सहमत हैं दोस्तों, आप लोग आतंकवाद को लेकर राय जरूर दे दीजिएगा दो पाकिस्तान को। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहाँ तवांग में चीन से झड़प के बाद सबसे पहली बार राजनाथ सिंह जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, LAC से सटे सियांग में पुल का करने वाले हैं उद्घाटन। बता दें, तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय रक्षा मंत्री जी LAC से सटे सियांग क्षेत्र में BRO के एक महत्वपूर्ण पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कुल 4 सीमावर्ती पुलों का इनॉग्रेशन किया जाएगा, यानी उद्घाटन किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सियाम ब्रिज के इनॉग्रेशन समारोह में खुद सियांग में मौजूद रहेंगे, और इस दौरान रक्षा मंत्री जी देश भर के कुल 22 सीमावर्ती पुलों का भी ई उद्घाटन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये पहली बार हो रहा है दोस्तों जब तवांग झड़प के बाद राजनाथ सिंह जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में अब वो ताकत है दोस्तों, और हमारी भारतीय सेना इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है दोस्तों कि सुपर पावर देशों को हराने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां ताइवान से युद्ध की तैयारी कर रहा चाइना। रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने दी चेतावनी। बता दें, ताइवान पर हमला करने के लिए चीन अपनी सेना को तैयार कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बार पूरे तरीके से ताइवान से युद्ध करने का मन बना लिया है। ऐसा दावा है कि अमेरिका की सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैक मास्टर का। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चीन और ताइवान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। ताइवान खुद को चीन से स्वतंत्र देश मानता है, जबकि बीजिंग इस पर अपना दावा करता आया है और द्वीप पर नियंत्रण को जरूरी मानता है। बस यही मामला पूरी विवाद का जड़ बना हुआ है दोस्तों। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने CBS न्यूज फेस द नेशन पर बातचीत के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि चीन ताइवान पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बार ताइवान को अपने कंट्रोल में करने की योजना बनाई है, लेकिन इस बार उनके इरादे साफ हैं। बात करते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान सरकार की तालिबान को जंग की चेतावनी। कहा अफगानिस्तान में घुसकर TTP आतंकियों को मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, TTP आतंकियों को लेकर अब पाकिस्तान का भी नया बयान आया है। बता दें, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, पाकिस्तान में इस वक्त हालात खराब है। तहरीक तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। उन्होंने अपने साथियों से कहा है कि वो जहां से भी हो पाकिस्तान पर हमला करें, और इसी बीच अब पाकिस्तान ने भी तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा है कि वो TTP पर अफगानिस्तान में घुसकर भी हमला करने को तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों का खून बहाने वाले TTP आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। पाकिस्तान ने यह भी इरादा जाहिर किया है कि वो अफगानिस्तान में घुसकर TTP पर वार करने से नहीं पीछे हटेगा। पाकिस्तान के इस बयान पर तालिबानी आतंकी भी भड़क गए दोस्तों, और उन्होंने TTP को लेकर लगे आरोपों को आधारहीन करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ही होगा कि TTP पर दोस्तों पाकिस्तान की सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या पाकिस्तानी सेना इसमें कामयाब हो पाती है दोस्तों उनके खात्मे को लेकर, या फिर पाकिस्तान में भी तालिबान की ही सरकार बनेगी? जो भी आपको लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन दे रहे थे न्यू ईयर स्पीच। यूक्रेन ने गिराई मिसाइल, मारे गए सैकड़ों रूसी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमला ठीक उसी वक्त हुआ था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए साल पर देशवासियों को संदेश दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य रात्रि से ठीक पहले हुए इस हमले में सैकड़ों रूसी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। ये हमला डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बैरक में हुआ है। यहाँ से मात्र 115 मील की दूरी पर पुतिन रशिया के लोगों के लिए नए साल का संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे। अपने इस मैसेज में उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देश यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस को कमजोर कर रहा है। हालांकि रशिया की तरफ से मौतों की संख्या छुपाई जा रही है। वहीं यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया है, जबकि 300 अन्य के घायल होने की बात कही गई है। रशिया की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि कई लोगों की जानें गई हैं। जनरल SVR के टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने 1000 FSB सीक्रेट सर्विस अफसरों को खोया है। इसके साथ ही रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध में पिछले 10 महीनों में 1,45,000 सैनिकों को गंवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें इसी पर, यानी कि यूक्रेन द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट पर दोस्तों
रशिया ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपना नया बयान दिया है। दोस्तों आपको बताते हैं रशिया ने क्या कहा, 400 नहीं मात्र 63 सैनिक मारे गए। जी हाँ, रशिया ने यूक्रेन का दावा किया, कर दिया खारिज, बताया मिसाइल अटैक का रियल सच। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने मिसाइल अटैक करके रूस के करीब 400 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन के इस रिपोर्ट को रशिया ने खारिज करते हुए कहा है कि हमले में मात्र रूस के 63 सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि उन्होंने कि यूक्रेन की ओर से हिमार्स प्रक्षेपण प्रणाली के जरिए रशिया की तरफ 6 रॉकेट दागे गए थे। इन रॉकेट्स में 2 को रूसी बलों ने नष्ट कर दिया था और इस हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया था, जहां पर रूसी सैनिकों के होने की खबर यूक्रेन को मिली थी। आपको बता दें कि अमेरिका के दिए हुए इन आधुनिक हथियारों का उपयोग करके यूक्रेनी सेना प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल हो रहे हैं और इसे रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर बीएसएफ ने 2022 में गुजरात के भुज सेक्टर में 22 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा, 79 नावों को किया जब्त। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने साल 2022 में 22 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। बीएसएफ ने गुजरात के भुज सेक्टर में क्रीक और हरामी नाला के सबसे दुर्गम और कठिन इलाके में मछली पकड़ने वाली 79 नौकाओं को भी जब्त किया। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि बीएसएफ गुजरात में स्थायी ठिकाने बनाकर सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। बीएसएफ 7419 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा की रखवाली करती है। बल ने बताया है कि गुजरात के तटीय और क्रीक इलाके से 250 करोड़ रुपए की हेरोइन के 50 पैकेट और 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के 61 पैकेट भी बरामद किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बयान में बीएसएफ गुजरात को श्रेय देते हुए कहा गया है कि ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान के बाड़मेर से लेकर गुजरात के कच्छ के रण और सर क्रीक की 826 किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां जापान के करीब से गुजरा चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर, हरकत में आई जापानी सेना पीछा करने के लिए भेजे फाइटर जेट्स। बता दें जापान ने सोमवार को कहा कि उसने चीन के विमानों पर नजर रखने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। जापान का कहना है कि कुछ समय पहले ओकिनावा प्रांत के मुख्य द्वीप और मियाको द्वीप आसपास चीन का महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओ ओनिंग को गुजरते देखा गया था। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीते 2 सप्ताह में कई बार चीनी विमानों ने इन इलाकों में आवाजाही की है, लेकिन ये पहली बार है कि इस युद्ध पोत को यहाँ से गुजरते हुए पहली बार देखा गया। जी हाँ दोस्तों, चीन के पास फिलहाल 3 विशाल युद्ध पोत है और वो चौथे युद्ध पोत के निर्माण पर तेजी से कार्य कर रहा है। जी हाँ, जापानी रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक जापानी द्वीप ओकिनावा के पास चीनी युद्ध पोत से लगभग 300 बार फाइटर जेट्स ने उड़ान भरने का अभ्यास किया और इस युद्ध पोत पर कई घातक मिसाइलों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर चीनी जंगी जहाजों के बेड़े का नेतृत्व कर रहे थे। चीनी विमानों का पता लगते ही उनकी वायुसेना एक्टिव हो गई। उसने फाइटर जेट, युद्ध पोत और हेलीकॉप्टर भेजे, जिसके बाद चीनी विमान वापस लौट गए। जी हाँ दोस्तों, यानी चाइना अपने किसी एक पड़ोसी को ही नहीं बल्कि दोस्तों हर एक पड़ोसी को और पड़ोसी के अलावा भी देशों को परेशान करने में नंबर 1 देश है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं चाइना का यही हाल है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने किया किनारा तो नेपाल के लिए गले की फांस बनेगा 22 अरब रुपए का पोखरा एयरपोर्ट। चीन ने फेंका जाल। बता दें नेपाल में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को चीन की आर्थिक और तकनीकी मदद से तैयार किया गया है, जिसमें 22 अरब रुपए का खर्च आया है। दोस्तों केपी शर्मा ओली के समर्थन से प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने चीन को हिमालय में ट्रेन चलाने का न्योता तक दे डाला। वहीं अब नेपाली विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो ये एयरपोर्ट नेपाल के लिए गले की फांस बन सकता है। इसी बीच चीन ने जबरन इस पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को कर्ज का जाल कहे जाने वाली BRI परियोजना का हिस्सा बताकर तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। चीन का दावा है कि ये एयरपोर्ट उसने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ हुआ ही नहीं था। यही नहीं, नेपाल ने चीन से मांग की है कि इस परियोजना के लिए दिए पैसे को कर्ज की बजाय सहायता में बदला जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर नेपाल से जुड़ी खबर है, जहां भारत को घेरने के लिए चीन की नई चाल। नेपाल में आखिर क्यों चलाने जा रहा ट्रेन, बता दें चीन चाहता है कि वो नेपाल में ट्रांस हिमालयन रेलवे का संचालन करे। उसके लिए वो नेपाल से चीन के लिए रेलवे लाइन बिछाना चाहता है। दोस्तों यानी चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे बोले तो CNCBR प्रोजेक्ट के तहत चीन के 6 एक्सपर्ट हाल ही में काठमांडू आए थे। उन्होंने नेपाली अधिकारियों से इस बारे में बात
बातचीत की अगर ये रेल लाइन बिछती है तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि दोनों हिमालयी देशों का दावा है कि इससे उनके बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। जी हां, अगर चीन और नेपाल के बीच सीमा पार ट्रेन चलती है तो इससे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, यानी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि चीन लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। अक्सर पाकिस्तान आतंकियों की साठगांठ नेपाल से ही रही है। अगर चीन, नेपाल और पाकिस्तान एकजुट होते हैं तो इससे भारत को घेरने का चीन का एक और मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों? नेपाल को चाइना के साथ डीलिंग को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर, और भारत को क्या नसीहत देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन के खिलाफ अब रशिया का साथ देगा क्या इजराइल? नई विदेश मंत्री ने दिया जेलेंस्की को सबसे तगड़ा और बड़ा झटका। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीनों से जंग जारी है और इस लड़ाई में कुछ देश यूक्रेन को तो कुछ देश रशिया का साथ दे रहे हैं। दोस्तों इन 10 महीनों में कई देशों में सत्ता बदली है, इजराइल भी इनमें से एक है, जहां सत्ता बदलने के साथ यूक्रेन युद्ध पर देश का रुख भी बदलने लगा है। इजराइल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने पहले भाषण में इसके संकेत दिए हैं। उनके भाषण से प्रतीत होता है कि नई नेतन्याहू सरकार का झुकाव रशिया की तरफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो मंगलवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये इस तरह की पहली कॉल है। दोस्तों अपने भाषण में कोहेन ने संकेत दिया है कि पिछले विदेश मंत्री यायर लापिड के विपरीत वो सार्वजनिक रूप से रशिया की निंदा नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की जहां पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए तारणहार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार गंगा में अपनों की अस्थियां विसर्जित करेंगे। सैकड़ों परिवार, जी हाँ, पहली बार पाकिस्तानी हिंदू अपने मृत परिजनों की अस्थियों को भारत में गंगा नदी में विसर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन के बाद 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की जा सकती हैं। इन लोगों का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में हुआ था। ये अस्थियां फिलहाल कराची में हिंदू मंदिरों और शमशान में रखी हुई हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर किसी मृतक की अस्थियां गंगा हरिद्वार में प्रवाहित की जाती है तो उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से बच जाती है। मोदी सरकार भारत से किसी स्पॉन्सर के बिना पाकिस्तानी हिंदू तीर्थ यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि मृत हिंदू के परिवारों के सदस्यों को उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत का 10 दिनों का वीजा दिया जाएगा। साल 2011 और 2016 के बीच 295 हिंदुओं की अस्थियां भारत पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर भेजी गई थी। बात करते हैं और खबर की जहां पर आर्थिक संकट के भंवर में फंसा पाकिस्तान, रेलवे के पास नहीं बचा तेल, वेतन देने तक के नहीं पैसे। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत इन दिनों इतनी पतली हो चुकी है दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। नकदी संकट से जूझ रहे देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों बोले तो जुलाई से अक्टूबर में 115% से अधिक बढ़ गया है। बाढ़ से हुई तबाही झेलने वाले पाकिस्तान के इस हालत का असर वहां रेलवे पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान रेलवे के पास ट्रेनों के संचालन के लिए तेल का पर्याप्त भंडार भी नहीं है। पाकिस्तान मात्र 3 दिन के तेल भंडार वाली ट्रेनों को चला रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस बाबत चर्चाएं जोरों पर हैं। पड़ोसी देश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे काफी संकट में है क्योंकि इसकी यात्रा और माल गाड़ियों को सिर्फ 3 दिन के तेल भंडार के साथ चलाया जा रहा है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम यह है कि कांस्टेबल बनने के लिए पहुंचे इतने युवा कि स्टेडियम में करवानी पड़ गई परीक्षा। जी हाँ, आतंकवाद परस्त देश पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए हजारों युवक और युवतियां स्टेडियम के मैदान में लिखित परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं। शनिवार को इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित लिखित परीक्षा के लिए कम से कम 32,000 उम्मीदवारों को मैदान में बैठाया गया था। इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार पुलिस कांस्टेबल के 1667 पदों के लिए पूरे पाकिस्तान में 30,000 से अधिक पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पुलिस कांस्टेबल के ये पद पिछले 5 साल से खाली पड़े हैं। और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर गोतबाया राजपक्षे ने अमेरिकी नागरिकता बहाली के लिए दिया आवेदन। राष्ट्रपति ने लोक सेवकों से की अपील। बता दें किसी भी देश में शरण पाने में विफल रहने के बाद श्रीलंका के अबदस्त राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने अपनी अमेरिकी नागरिकता की बहाली के लिए आवेदन किया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक अनुरोध पर विचार नहीं किया है। आपको बता दें कि साल 2019 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए गोताबाया ने अपनी अमेरिकी
अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी, क्योंकि श्रीलंका के संविधान के अनुसार दोहरी नागरिकता धारकों को चुनाव लड़ने पर यहाँ रोक लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 73 वर्षीय राजपक्षे ने 2022 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान श्रीलंका से भागकर किसी भी देश में शरण लेने में विफल रहने के बाद अपनी अमेरिकी नागरिकता की बहाली के लिए अपील की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले की गई अमेरिकी नागरिकता को बहाल करने की अपील एक महंगी कानूनी प्रक्रिया और समय लेने वाली है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति पिछले साल 13 जुलाई को श्रीलंका भागकर मालदीव चले गए थे। वहां से उन्होंने सिंगापुर और फिर थाईलैंड की यात्रा की। वो 2 सितंबर को घर वापस आया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर अब पाकिस्तान की पोल खोलने पर उतर आए हैं इमरान खान। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए साल के एक दिन पहले देश की सेना और पूर्व शासकों पर ऐसे हमले किए जिससे पाकिस्तान की करतूतों की पोल भी खुली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने एस्टेब्लिशमेंट में जो ढांचा बनाया है वो अभी भी काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये ढांचा देश में कानून का राज नहीं चाहता है। लेकिन इमरान यहीं तक नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को भी घेरे में लिया और इल्जाम लगाया कि जनरल मुशर्रफ ने आतंकवाद की बिक्री करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री के ताजा बयान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बात की पुष्टि के रूप में देखा जाएगा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का निर्यात करता रहा है। इमरान खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि जनरल मुशर्रफ की गतिविधियों के कारण लगभग 80,000 लोगों की जानें गई है। यानी कि दोस्तों खुद इमरान खान ने पाकिस्तान की करंट सरकार और मुशर्रफ सरकार को घेरने की कोशिश करते करते दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान की असलियत बता दी, जो कि इमरान खान को भी पता नहीं चला होगा। दोस्तों उन्होंने ऐसी बात कह दी आतंकवाद को लेकर कि पूरा विश्व अलर्ट हो गया है दोस्तों, और विश्व को पता चल चुका है कि वाकई में जब पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री ऐसी बात कह सकते हैं तो ये सच है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और इमरान खान ने जिस प्रकार से ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा राय अपनी। एक और खबर की बात करें जहां पर पुतिन का पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा भारत के लिए कितना फायदेमंद। बता दें, रूस ने उन देशों और कंपनियों को ऑयल बेचने से इनकार कर दिया है जो पश्चिमी देशों के तेल की कीमत नियंत्रित करने के निर्णय को मानने के दिशा में काम कर रहे हैं। पुतिन की सरकार ने यह भी दावा किया था कि कीमतों को कंट्रोल करने के पश्चिमी देशों के फैसले से रशिया की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रशिया का आरोप है कि पश्चिमी देश उनके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन सरकार ने उन देशों और कंपनियों को तेल की बिक्री करने से मना कर दिया है जो पश्चिमी देशों के तेल की कीमत नियंत्रित करने के निर्णय को मानते हैं। इन देशों पर 1 फरवरी से अगले 5 महीने तक ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। जी हाँ, लगा दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन चाहेंगे तो किसी देश को ऑयल सप्लाई को लेकर विशेष रूप से इजाजत दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत का क्या है रुख बता दें। यूक्रेन में युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर रशिया के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो बाइडेन के आगे झुकने से इनकार करते हुए रशिया से संबंध ठीक रखे थे। मोदी जी की सरकार ने इस बात के पहले ही संकेत दे चुकी थी कि भारत उन देशों में शामिल नहीं है जो पश्चिमी देशों के नियंत्रित कीमतों को स्वीकार करेंगे। बात करते हैं एक और खबर की जहां पर दिल्ली लड़की को कार से घसीटने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह जी के बड़े निर्देश, तुरंत रिपोर्ट सौंपे पुलिस अफसर। जी हाँ, दिल्ली के कंझावला में लड़की की मौत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया है। जिस तरह से एक गाड़ी ने लड़की को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, हर कोई स्तब्ध रह गया। अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस केस की एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें तुरंत सौंपे। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह को निर्देश दिया गया है कि जल्द रिपोर्ट तैयार करके उचित कार्यवाही करे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला में रविवार तड़के एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिला था। बॉडी के कई हिस्से क्षति विकसित हो गए थे। पुलिस का दावा है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच की तो घटनास्थल से थोड़ी दूर पर पुलिस को एक स्कूटी भी पड़ी मिली जो दुर्घटनाग्रस्त थी। स्कूटी के नंबर के आधार पर युवती के बारे में पता किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या है रियलिटी दोस्तों, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल जो खबरें थी हमने आपको बता दी हैं दोस्तों। अब कंझावला केस को लेकर, कांड को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अंतिम खबर की बात करें जहां पर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र को घेरने की कोशिश की। कहा पीएम मनाए नोटबंदी दिवस।
नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर प्रहार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी दिवस मनाने की सोमवार को चुनौती दी। हैदराबाद से सांसद ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की, जो काले धन का प्रवाह रोकने समेत अन्य कारणों से की गई थी। उन्होंने दावा किया है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में दोस्तों नोटबंदी को लेकर भी नेगेटिव तरीके से बयान दिया गया है ओवैसी के द्वारा दोस्तों, और केंद्र सरकार और खास करके मोदी जी को घेरने की कोशिश की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि नोटबंदी को लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए दोस्तों, और नोटबंदी से काले धन रखने वालों का खुलासा हुआ है दोस्तों, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।